ठीक है, जल्दी जल्दी हमें डिस्कस करना है क्योंकि पूरा पेपर देखना है। ये वाला क्वेश्चन तो हमने क्लास में करा रखा है कि नहीं, डायरेक्ट। ओके ठीक है। अब देखो बेटा कह रहे यहाँ पे 0 वोल्ट है। अब आपको पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीज होगा और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट करंट इंक्रीज होगा। तो मैं अगर बी से ए की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0 प्लस आई आर। आई कितना 1 और रेजिस्टेंस कितना 1.5। इसका मतलब ए का पोटेंशियल हो गया प्लस 1.5। बोलो ना भाई, सही है? यस सर। और अगर मैं बी से डी की तरफ जाऊं बेटा तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीज होता है। कितना हो गया आई आर। तो 0 माइनस आई आर मतलब 2.5 इंटू 1 और फिर यहाँ से लो टू आ जाए तो प्लस 2 ये हो गया वीडी हो गया। तो माइनस 2.5 और प्लस 2 क्या माइनस 0.5 आ रहा है? तो इसका मतलब ए का प्लस 1.5 डी का माइनस 0.5 करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा था। ओके, अब कह रहा है देखो बेटा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। अब मुझे याद है कि अगर पता नहीं क्लास में डिस्कस हुआ था नहीं, पोटेंशियोमीटर में बेसिकली हम बेटा वो निकालते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या निकालते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट की, पोटेंशियल ग्रेडियंट के निकालते हैं। याद आ रहा है क्या? यस सर। अगर मेरे पास ये रहा, फॉर एग्जांपल ये रहा पोटेंशियोमीटर का वायर का कंसेप्ट, यहाँ पे हम एक लगाते हैं, ये मेरा होगा वायर का रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया आर एच रोस्टेड। तो टोटल हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं मैंने कई बार बताया, और ये हो गया ईएमएफ। तो पहले टोटल करंट निकाल, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। यस सर। आर प्लस आर एच। और फिर वोल्टेज निकालते हो वी इज इक्वल टू आई आर। और फिर के निकालते हो, क्या के इज इक्वल टू वी बाई एल यानी आई आर अपॉन एल। ठीक है, अब देखो अगर आप चाहते हो कि एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाए, मतलब आप चाहते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाए। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने का मतलब कि स्मॉल वोल्टेज के लिए ज्यादा लेंथ देना। एक्यूरेसी कब बढ़ेगी बेटा? जब स्मॉल वोल्टेज के लिए वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो या फिर कम डिफ्लेक्ट हो। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? जब डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा हो या फिर कम हो रहा हो। क्योंकि कम डिफ्लेक्शन होगा तो आप प्रॉपर रीडिंग ले पाओगे क्या? इसका मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा होना चाहिए। यस सर। डिफ्लेक्शन ज्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप जानते हो ना कि v इज इक्वल टू लेंथ जो होना चाहिए वो क्या v बाई के। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। याद करो, सभी लोग लिख लो, सभी लोग लिख लीजिए प्लीज, एवरीवन राइट दैट। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना चाहिए ताकि हमें कम वोल्टेज के लिए ज्यादा लेंथ मिल सके। वी कैन राइट इन इंग्लिश ऑल्सो फॉर मोर एक्यूरेसी सेंसिटिविटी। इसको हम सेंसिटिविटी भी बोलते हैं बेटा। कभी कभी आपको ना सेंसिटिविटी वर्ड यूज कर देगा, जरा सभी लोग इसको नोट कर लें। अगर आपको फिर से नोट कर लिए कि अगर हम चाहते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर की सेंसिटिविटी या एक्यूरेसी बढ़ जाए तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा बताइए? उसके के की वैल्यू को पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या करना होगा? पोटेंशियल के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। क्यों डिक्रीज होनी चाहिए बेटा? क्यों डिक्रीज होना चाहिए? ताकि हमें ज्यादा लेंथ मिल सके, हमें ज्यादा, या बोल सकते हैं कि ज्यादा डिफ्लेक्शन मिल सके हमको, सो दैट वी कैन गेट मोर डिफ्लेक्शन। सो दैट वी कैन गेट मोर डिफ्लेक्शन। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास के का फॉर्मूला तो ये है ना, के का फॉर्मूला ये है। तो वोल्टेज बढ़ा दो बेटा, जब आप वोल्टेज बढ़ा दोगे के की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये गलत हो गया क्या? बोलो। यस सर। क्योंकि हमको के घटाना है। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे बेटा, जब आप रेजिस्टेंस लगा दोगे तो करंट घट जाएगा। जब है ना, जब सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाओ तो करंट घटेगा। जब करंट घटेगा तो क्या के की वैल्यू भी घटेगी? अगर आप सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दोगे तो करंट घट गया। करंट घट गया, यहाँ देखो ना, यहाँ फॉर्मूला आ रहा है, आई घटेगा तो क्या होगा? के घटेगा। इसका मतलब अच्छा कह रहा लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है। अगर लेंथ ज्यादा होगा, देखो लेंथ डिनोमिनेटर में आ रहा है ना के के, तो के की वैल्यू घटेगी तो ये भी सही हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? डी होगा। बहुत दिए सर। तो आप एक बात लिख सकते हो, आप ये लाइन आप अपनी कॉपी में बेटा कहीं लिख लो, मोर एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगर आप चाहते हो कि पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी ज्यादा हो या फिर सेंसिटिविटी ज्यादा हो तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस। लिख लो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होनी चाहिए? लेस। उसके लिए जो ईएमएफ है वो भी क्या होना चाहिए? लेस। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है वो भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। और लेंथ क्या होना चाहिए?
वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर। ज्यादा, यानी अल्टीमेटली के की वैल्यू लेस होनी चाहिए। नोट कर लिया क्या बेटा आप लोगों ने? यस सर। तो ये सारी चीजें, चलो जल्दी इसको इरेज करते हैं। यस सर। ठीक है, स्पीड सही चल रही है, कोई ज्यादा खराब स्पीड नहीं चल रही है। ओके, अब नीचे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ अगर एक लाइन क्या है, वायर का लेंथ 4 मीटर है, वायर का लेंथ अगर 4 मीटर है और रेजिस्टेंस दे रखा है कितना बेटा, 10 ओम, और एम्पियर है 20, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप देखो इसमें ओम्स लगा दो, I इज इक्वल टू V/R, ठीक है, और वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन याद है क्या, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, और आप इसको सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज लिख दो, E इज इक्वल टू V/R, सिंपलीफाई करने के तो V इज इक्वल टू EL भी लिखते हैं। वैसे तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, और लेकिन हम सिंपलीफाइड फॉर्म में ये लिखते हैं मैग्नीट्यूड, तो I इज इक्वल टू EL/R हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया कितना, IR/L, I कितना 20, रेजिस्टेंस कितना, बेस लेंथ कितना 4, तो 4 1 जा 4 5 जा 5 50 आ गया क्या बेटा? ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आए जल्दी जल्दी बेटा आप जो है कॉपी पे क्वेश्चन नंबर डाल के उसको नोट करते रहो। अगर तुम चाहते हो कि जेई निकालो, अगर तुम चाहते हो नहीं निकालो तो कोई बात नहीं, चाहे जैसे रहो। अब ये क्वेश्चन करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मिला के क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। ओके, अब अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म वायर है, रेजिस्टेंस 20 ओम का, इसको मेल्ट करके दूसरा वायर बना दिया गया और बेटा लेंथ को ट्रिपल कर दिया गया। अब तुम्हें पता है जब तुम इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा बेटा, यस सर, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर तुमने लेंथ को ट्रिपल किया है तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/3 टाइम्स जाएगा क्या? यस सर, क्योंकि वॉल्यूम भाई टोटल, अगर आपने लेंथ को, एक वायर को अगर मैं देखूं, एक वायर को अगर मैं देखूं तो ये इसका एरिया होता है और ये क्या होता है, लेंथ। अगर तुमने लेंथ को ट्रिपल किया है और एरिया को, तो जाहिर सी बात है एरिया को 1/3 होना पड़ेगा ताकि वॉल्यूम सेम रहे। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस R इज इक्वल टू रो L बाई, ये मान लो पहले था, अब बाद में कितना होगा, रो L की जगह 3L और एरिया की जगह A/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 रो L/A, मतलब 9 टाइम्स हो गया क्या बेटा? इसका मतलब जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम्स हो गया। 9 टाइम्स का मतलब 9 × 20, क्या 180 ओम आ रहा है क्या? यस सर, ओके ठीक है, वेरी गुड। चले आगे बढ़े। यस सर, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, देखते चलिए सीखते चलिए ना, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, बाद में देख लीजिएगा। यस सर। अच्छा, अब आपसे कह रहा है बेटा ये है, अब आपको पता होगा कि किसी भी वायर में, मैंने ये एकदम साफ क्लास में करा रखा है कि अगर आप एक नॉन यूनिफॉर्म वायर लेते हैं तो हर पॉइंट पे करंट क्या होगा, सेम। यस सर, या करंट क्या होगा, सेम, लेकिन करंट डेंसिटी अलग होगा। करंट सेम होगा लेकिन करंट डेंसिटी क्या होगा, अलग होगा। अब आपको पता होगा कि I इज इक्वल टू V ना, VEN। यस सर, अब आप देख सकते हैं E तो फिक्स होगा और N भी फिक्स है, NB। तो और करंट भी क्या होगा, फिक्स होगा। करंट भी फिक्स होगा क्या बेला? किसी भी वायर में करंट फिक्स होता है, करंट डेंसिटी चेंज होता है, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है, J इज इक्वल टू I/एरिया। तो आपको यहां से मिल रहा है जो V हो रहा है वो आ रहा है I/A हो रहा है, यानी ड्रिफ्ट स्पीड जो आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ रहा है क्या? यस सर। तो सबसे कम एरिया तो सबसे ज्यादा स्पीड, तो सबसे कम एरिया 2 पे है तो V2 सबसे ज्यादा आ गया, उसके बाद एरिया का है 1 पे तो उसके बाद V1 आ गया, सबसे ज्यादा क्या है तो V3। तो ये फॉर्मूला आप जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लो कि I इक्वल टू करंट तो सेम रहेगा किसी भी नॉन यूनिफॉर्म वायर में, कॉन यूनिफॉर्म वायर में करंट सेम होगा तो एरिया कम होगा, तो क्या सॉरी यार, वो ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है बेटा? यस सर, चलो, जो लोग क्वेश्चंस गलत कर दिए वो भी बहुत ध्यान से देखते रहे कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थी। कोई ऐसा क्वेश्चन आप बताओ जो कि आपको लगा अरे सर ये तो बहुत ही अजीब सवाल था, मेरे हिसाब से तो अभी तक नहीं आया। ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा 13 वाला मैं बाद में उठाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मैंने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ाई है, ईमानदारी से बताऊं। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूंगा, कुछ चीजें छूट जाती है क्लास में तो मैं इसको बाद में बताऊंगा। आप लोगों ने किया था क्या इसको? नो सर, यस सर, यस सर। अगर किसी ने कर लिया, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैं बाद में बताऊंगा और इसको क्लास में कराऊंगा। तो अभी 13 वाले क्वेश्चन को स्किप कर, ठीक है बेटा? अगर किसी ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बाद में कराऊंगा क्योंकि मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने क्लास में ये थ्योरी नहीं पढ़ा रखी। तो 25 में से अगर एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा रखा है तो क्या मुझे तुम लोग ऐसा तो नहीं भगा दोगे? नो सर,
हाँ सर। तो इतना तो हो सकता है ना। और वो भी कौन सा अभी एग्जाम आ गया, ये टेस्ट का यही तो फायदा है, एक आध क्वेश्चन तो छूट जाएंगे तो हम उसको दोबारा कर लेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं इन द सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। बताओ पहले सर्किट का करंट जीरो होगा क्या? यस सर। करंट जीरो होगा। अगर बेटा करंट जीरो है तो यहाँ पे अगर मान लो जीरो है, यहाँ पे 120 है, तो ए पे 120 आ जाएगा, क्योंकि करंट तो है नहीं भाई। आप समझिए बात को ना, मेरी बात को समझिए फिर से। करंट जीरो होगा। अगर मैं इस सर्किट में करंट जीरो होगा क्या? बिकॉज आप देख सकते हैं स्विच ओपन है, स्विच ओपन है, तो करंट क्या हो गया बेटा? जीरो। अगर मैं बैटरी के इसको मान लू 0 वोल्ट, तो क्या इसको 120 वोल्ट मान सकता हूँ? यस। अच्छा, अब यहां से क्या, यहाँ पे अगर मैं पूछूं क्या कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। जब करंट जीरो है तो यहाँ पे 0 × 10, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप हियर? कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नहीं होगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल ए पे आ जाएगा क्या? 120 वोल्ट। 120। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नहीं होगा सर। क्या यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नहीं होगा। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे वही यहाँ पे आ गया क्या? जीरो। So what is the potential gap here? 120 वोल्ट का आ गया 120। तो इसका मतलब अच्छा ठीक है बेटा, समझ गए। क्योंकि स्विच ओपन है, तो स्विच ओपन है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जो पोटेंशियल बैटरी पे वही पोटेंशियल यहाँ पे आके ड्रॉप हो गया। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। यस। ओके, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं बता रहा हूँ मैं, अगर No, है तो sir. बता रहा हूँ, क्योंकि स्पीड ठीक है। 16 वाला देखते जरा, ऑन रेजिंग द टेम्परेचर कंडक्टेंस। आपको बताया हुआ है यार कि ये तो बिल्कुल केस बना के मैंने लिखवाया था कि अगर टेम्परेचर तुम इंक्रीज करते हो तो कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस बढ़ता है क्या? डिक्रीज होता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। उसका लॉजिक वगैरह सब बना रखा था, टेम्परेचर नोट्स देखेंगे। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? घटता है। अब ये कंडक्टेंस की बात कर रहा है, कंडक्टेंस उल्टा हो जाता है रेजिस्टेंस का। यस सर। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है? जी होता है। जी घटेगा और इसका जी क्या होगा? बढ़ेगा। तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस घटेगा और सेमीकंडक्टर के लिए बढ़ेगा। ठीक है बेटा? यस सर। एम आई राइट? यस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा दो। ये है यहाँ पे इस जंक्शन पे, इधर से 10 है, इधर से 1, तो क्या यहाँ पे 11 एम्पियर का करंट आ गया? अच्छा, यहाँ पे अगर आ गया 11, इधर से आया 2 3 ऊपर चला गया, तो नीचे कितना जाएगा भाई? एट एनी जंक्शन टोटल इन करंट इज इक्वल टू टोटल आउट। यहाँ से 11 आया और यहाँ से 3 ऊपर चला गया, तो यहाँ 8 एम्पियर बचेगा क्या? 8। यस सर। तो वेरी गुड, तो ये आपके पास आ गया। तो दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन बेटा, क्या व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या आपको? यस सर। व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है? यस सर। ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट जाएगा, तो ये बीच वाला क्या लेफ्ट आर्म का रेशियो क्या होगा? 3/4। 3/4। और राइट आर्म को भी 3/4 आ रहा है क्या? 3/4। इसका मतलब बीच वाले को उड़ा दिया, यस बीच सर। वाला उड़ गया, तो ऊपर वाला दोनों सीरीज में आ जाएगा। यस सर। कितना आ जाएगा? 9 का। और नीचे वाला दोनों सीरीज का आ जाएगा, कितने का आ जाएगा बेटा? 12 का। यस सर। अरे यहाँ सिर्फ ये आ रहा है ना बेटा समझ में? यस स्टोन बीच में क्या होता है? अगर लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर होता है तो बीच वाला रेजिस्टेंस में करंट क्या हो जाता है? 0। तो उससे क्या होता है? हम उड़ा देते। उड़ाने का मतलब उसमें करंट नहीं तो उसमें लगाने से कोई फायदा नहीं। तो दोनों ऊपर वाले सीरीज में आ गए और नीचे वाले दोनों किस में आ गए? सीरीज में। तो अब ये ऊपर कितने का आ गया? ऊपर 9 ओम का और नीचे कितना? 12 का। क्या ये दोनों पैरेलल में? यस सर। ओके। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है दो रेजिस्टेंस में? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यस सर। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 12 9 कितना होता है? 12 9 21। 21। तो 3 3 जा 3 7। तो 12 3 जा कितना हो गया? 36/7। तो हमारे पास I जो हो गया वो हो गया V/R, यानी E/R। R कितना है? 36/7। तो 7E/36 आंसर है। 7E/36 विल बी द आंसर। 7E/30 कौन सा ऑप्शन आ गया? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस डी सर। आ जाएगा। ठीक है,
डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 7E/36। तो पहले हमने वी टी स्टोन बी लगाया, वी टी स्टोन बी लगा के मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के हमने I = V/R कर दिया। ओके फाइन। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है यार। हमने बैटरी के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी लिखवा रखा था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। हमने बताया था अगर सीरीज में होते बेटे, सीरीज में क्या होता है E1 + E2, अगर माइनस से माइनस हो गया तो सॉरी प्लस माइनस कनेक्टेड है तो जुड़ जाएगा, और अगर अपोजिट है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी का फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। और अगर दो है तो ये दोनों रेजिस्टेंस बेटा पैरेलल में, तो पहले बताओ R इक्विवेलेंट कितना है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो क्या इस बैटरी कॉम्बिनेशन का इक्वल रेजिस्टेंस 2/3 आ रहा है? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब ये दोनों की Yes, sir. पोलैरिटी अलग है, तो अगर एक को प्लस मानो तो दूसरा माइनस मानना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, तो जरा निकालता हूं। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/1 माइनस 20/2। क्या 10 - 1 0 आ गया क्या? Yes, sir. तो इक्विवेलेंट ये मैम क्या आ गया? 0 × 2/3। 0. R इक्विवेलेंट कितना है? तो 0 वोल्ट आ गया। Yes, मतलब इस बैटरी को लगाने से कोई फायदा नहीं। कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा आपको? 0 Zero. वोल्ट मिलेगा। इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, मान लो यही बैटरी बेटा अगर ऐसे लगा देता, अगर यही बैटरी ऐसे लगा देता तो क्या आंसर आता? जरा बताना आप जरा। अगर मान लो यही बैटरी में ऐसे लगा, हाँ जल्दी बताओ, वैल्यू बताओ। अगर मान लो ये बैटरी ऐसे लगा देता सेम डायरेक्शन में, देन व्हाट वुड हैव बीन द आंसर? तो क्या आंसर होता? 200 volt. चेक करके बताएं, सभी लोग चेक करके बताएं, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। हाँ जी, कितना आ रहा है? ओके लेट मी चेक। ओके जल्दी बताओ यार, एक तो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है ना, R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी निकाल रखी है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी निकाल रखी है मैंने। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अब बीच में आप लोगों ने क्लास जाम कर दी, मजा नहीं आया। जल्दी बताओ कितना आ रहा है? Am I audible? Yes, sir. नाटक कैसा हो गया भाई? मेरे को चेक करने लगा, म्यूट हो गया हूँ क्या मैं? नहीं. तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 मतलब 10/1 प्लस 20/2। 10 + 10 20 हो गया क्या? E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 20 × R इक्विवेलेंट, 20 × R इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट बेटा कितना निकाल रखा मैंने यहाँ पे? 2/3. 40/3 आ रहा है ना? 40/3 आ रहा है। कहाँ से आप लोग 15 और 20 आंसर दे रहे हैं? 40/3 आंसर आएगा। देखिए जरा, मैंने गलत किया तो आप मुझे बता दो। अर्शिया का आंसर सही आया। अर्शिया इज गिविंग द आंसर 40/3। ठीक है, इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 2/3, तो 40/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग 19 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, और अब हमें जो है now we have to discuss only 4-5 questions are left। 4-5 क्वेश्चन बचे हुए, मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट आपको मैं फिक्स बता दूं कि इसमें से 18 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते थे, आराम से। Yes. 18 क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन। कह रहा है एक वायर को आपने कट कर दिया 2 पार्ट्स, मतलब अच्छा जब 2 हिस्सों में कट किया बेटा, यू नो रेजिस्टेंस क्या होता है? R = ρ L/A।
अगर लेंथ आधा होगा तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा क्या? आधा हो जाएगा। ओके। और कह रहा अगर मैं वोल्टेज सेम अप्लाई करूं दोनों, तो अगर पहले मान लो रेजिस्टेंस आर था और वोल्टेज मैंने वी अप्लाई किया था, तो पावर कितना होता बेटा? वी स्क्वायर बाई आर। अब मैंने उसके आधे वाले वायर को ले लिया R/2 को, और कह रहा गिवन वोल्टेज में सेम वोल्टेज सप्लाई कर दिया थी, तो पावर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर, R/2 होगा और 2 ऊपर आ गया तो 2v स्क्वायर बाई आर आ गया। पहले कितना था? v स्क्वायर बाई आर, अब कितना हो गया? 2v स्क्वायर बाई आर। क्या पावर डबल हो गया? यस ठीक है, चलिए तो इससे आंसर कौन सा आ गया? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, मैंने माइक्रोस्कोपिक लॉ फॉर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, J इक्वल टू सिग्मा ई। अगर स्केलर फॉर्म की बात करें तो V इक्वल टू आई आर, और अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो क्या है बेटा? J इक्वल टू सिग्मा ई, J इक्वल टू सिग्मा ई। ये मैंने, आप नोट्स देखेंगे बहुत कुछ और लिखवा रखा है इसके बारे में, टाइम नहीं है, मैंने पूरा डेरिवेशन करा रखा है इसको। अगर किसी ने देखा होगा पूरा डेरिवेशन है इसके ऊपर कि J इक्वल टू सिग्मा ई के ऊपर, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा कह रहा है बेटा, मैंने बिल्कुल शुरू के क्लास में ये वैल्यूज निकालना शुरू कर। एवरेज करंट क्या होता है भाई? एवरेज करंट क्या होगा? I इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो आप निकालो Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। अब Q2 क्या है? 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड का चार्ज निकालो बेटा। तो 8 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो हो गया 16 माइनस 8, 8 आ गया क्या? यस और सर। Q1 क्या हो गया जब टाइम 0 है? तो 8 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, क्या 0 आ गया? यस तो सर। करंट आ गया 8 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, मतलब 8/2, 4 एम्पियर का करंट मिलेगा। एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट की बात हो रही है, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट की बात हो रही है। तो Q2 बाई Q1 अपॉन T2 बाई T1 की बात होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट की वैल्यू बात हो रही है, ठीक है। एवरेज करंट की वैल्यू होती है। ओके, अब ये कलर कोडिंग आ गया भाई, बीबी रॉय गोल्ड वाइफ वाला, ठीक है। यस सर। तो इसको देखो, सबसे पहले ना मैंने कैसे करोगे, तो आप परसेंटेज एरर निकाल लो। तो आप देख रहे हैं कि एरर कितना है? 4.7 का। 4.7। तो 4.7 अपॉन 47 इंटू 100 कहीं 10% आ गया। यस सर। 10% कितना होता है? गोल्ड, सिल्वर और कलरलेस। तो गोल्ड पे 5 होता है, सिल्वर पे क्या होता है? 10%। मतलब गोल्ड वाले ऑप्शन तो लुल्लू हो गए, खत्म हो गए, बचे सिल्वर। ठीक है, बचा सिल्वर। अब सिल्वर अभी इसने जो है उल्टा कर रखा है, चेक करते। 47 आ रहा तो ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बी फॉर ब्राउन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो। तो 4 नंबर पे येलो आ रहा है। पहला क्या होना चाहिए? येलो। चलो हटाओ, बाकी का देखना भी नहीं है, ठीक है बेटा। यस सर। चले आगे, बाकी Yes. का देखना भी नहीं है। ओके, नो नीड टू सी द नेक्स्ट वन। तो बीबी रॉय को ग्रेट ब्रिटेन से उठा लाए, तो सबसे पहले परसेंटेज एरर निकाला 10% का, तो वहां से देखा गोल्ड सिल्वर, सॉरी गोल्ड तो गायब हो गया, बचा सिल्वर। और यहाँ से फिर मैंने बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन करके देखा, तो मेरे को क्या मिल गया? पहला येलो होना चाहिए, येलो। ठीक है। चले आगे, यस सर। 2 क्वेश्चन और बचे हुए। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है थोड़ा सा बड़ा और टफ। देखिए, सबसे पहली बात है, हर क्वेश्चन किसी भी टेस्ट में क्या आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने होते हैं? नहीं। तो कुछ क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, जो लेंथी होते हैं और जो कि टफ होते हैं। 1-2 क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, बिकॉज इसमें एक कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री कहलाता है। कौन सा बेटा? कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री कहलाता है। वो हम आपको नहीं पढ़ाए क्लास में, बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट से। देखिए, सिलेबस बढ़ता रहेगा, फिर पीछे आके चीजें करते रहेंगे। मतलब जो चीजें छूट रही है, टेस्ट होता रहेगा, उसको उस तरह, उस हिसाब से हम लोग उसको कराते रहेंगे। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने आपको पूरा सिलेबस, हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि 85% ऑफ द कंटेंट में दे चुका हूँ। कितना? 85% ऑफ द कंटेंट में दे चुका हूँ। आप कहीं का भी, किसी भी इंस्टीट्यूट का, नॉट ओनली अवंती, किसी भी इंस्टीट्यूट का, आकाश, एलन, जो भी बड़े बड़े या फिर छोटे बड़े, जो भी अपने लोकल आपके एरिया में जो कोचिंग होगा, आप टेस्ट पेपर उठा लीजिए उस चैप्टर का। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप 100% क्वेश्चन समझ जाओगे, लेकिन 85% क्वेश्चन आप समझ जाओगे, क्योंकि मैंने 100% तो दिया भी नहीं। मुझे सिलेबस आगे बढ़ाना ना, तो बेटा एक ही सिलेबस को पकड़ के रोता रहूं वो ज्यादा अच्छा है कि आगे बढ़ते रहो फिर पीछे आके रिवाइज करते रहो। वो क्या है? कौन सा ऑप्शन 2? 85%। अब 85% हम कर चुके हैं। 85, 15% बचा हुआ, उसको हम करते रहेंगे आगे पीछे। 85 से 90% हम कर चुके हैं, तो 1-2 टॉपिक बचे हुए फिर से दोबारा कर लेंगे। कौन सा? ना आप भाग रहे हो ना हम भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं छोड़ के जाने वाले आप लोग। नो।
जाने वाले तो बता देना भाई, फेयरवेल देके जाना तुम लोग। नहीं सॉरी, लेके जाओगे कि देके जाओगे? ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि टोटल करंट सप्लाइड, तो बेटा आपको देखना होगा इस सर्किट को जरा रीअरेंज करते हैं। तो बैटरी लगाया मैंने 9 वोल्ट का, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा सर्किट दिखे। अब देखो इसके पॉजिटिव से एक तो 3 वाला कनेक्ट हो गया, और 3 वाले का दूसरा एंड कहां से कनेक्ट हो रहा है? नेगेटिव। एक तो ये आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो मेरा ये क्या क्या पिन का एरो दिख रहा है क्या आप लोग? एरो ये यस सर। ये अभी एरो कहां पे रखा है मैंने? बैटरी ओके भाई, अब 9 एम्पियर। ओके ठीक है, ठीक है। तो इसका 1.5 का एक एंड तो 9 से कनेक्टेड है, तो मैंने एक एंड प्लस वाले से निकाल लिया 1.5, 1.5 और यहाँ से एक ज्वाइंट बन रहा है, तो यहाँ भी एक ज्वाइंट बना दिया। इस ज्वाइंट से 2 निकल गए, 2 निकाल दिया। एक 6 का, एक 6 ओम का, एक 6 ओम का, और नीचे कितना गया? 2 ओम का। यस सर। और ये दोनों जाके बेटा कहाँ मिल रहे हैं? नेगेटिव पे। दोनों कहाँ मिल रहे हैं? नेगेटिव पे। तो यहां से इन दोनों को ज्वाइन किया और कहाँ जोड़ दिया? नेगेटिव पे। तो क्या आपका सर्किट ये वाला सर्किट इस फॉर्म में टूट गया? अब आप बहुत साफ साफ दिख रहा होगा क्या पैरेलल है क्या सीरीज में, दिख गया क्या? देखो ये 6 और 2 किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में। इसको मैं निकाल दूं R1 R2 3/2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 2 8, 2 1 जा 2 4 जा 6/4 1.5। इसका मतलब ये कितना हो गया? 1.5 का। ठीक है, अब क्या करें बेटा? सीरीज वाला ऊपर आ गया 3 का और नीचे आ गया एक 1.5 का, और एक और आ गया 1.5 का। तो 1.5 और 1.5 मिला के 3 बन गए क्या? यस सर। तो ऊपर एक 3 का है और नीचे भी एक आ गया क्या? 3 का। 3 का। अब 3 पैरेलल में 1.5 बन जाएंगे क्या? 1.5। 1.5। मींस फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का? 1.5 हो गया। फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1.5 ओम। अब करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज कितना है बेटा? 9 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 1.5। ऊपर लेके डेसिमल 15 6 जा 90। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी। तो पहला आप इस सर्किट को इस फॉर्म में रिड्यूस करोगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे और फिर I इज इक्वल टू V/R करोगे, ये ऑप्शन आंसर है। तो आपके पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे 23 में से जो मैं खुद बोल सकता हूं कि चलो भाई मैंने अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत सारा टाइम बचा हुआ जिसमें आप करेंगे। तो 25 23, तो इसका मतलब 23 आउट ऑफ बाई 25 कितना हो गया? 92 नंबर। 23 25 इंटू 4। अरे क्या डिवाइड क्यों कर दिया मैंने? 92 मार्क्स हैं। तो 92 का तो आपके स्कोप में था जो हमने पढ़ा है, ठीक है। यस। अब हम मान सकते हैं चलो 23 में से आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिया होगा या निगेटिव हो गया होगा, तो 18 इंटू 4 72 नंबर आपका आना चाहिए अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। यस मैं आपको सर। रैंक बता दे रहा हूँ इस पेपर के हिसाब से। अगर किसी स्टूडेंट ने 15 क्वेश्चन कर रखा है तो वो सही चल रहा है, मतलब सही का मतलब ठीक है, उसने क्लास व्लास कर रखा है। अगर 15 चौक 60 नंबर से कम फिजिक्स में आया है तो फिर आप जो है गड़बड़ चल रहे हैं, आप जो है गड़बड़ चल रहे हैं। अपने आप को सुधार लीजिए वरना आगे गड्ढे में गिरने वाले हैं। अगर आप 80 प्लस हैं तो आप अपने पाथ को, अपनी जो मेहनत है उसको कीप ऑन रखिए, कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और अगर इसके बीच में है 60 से लेकर 80 के बीच में, तो आप जो है अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव करिए। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। तो मैं रिजल्ट मंगा के देख लूंगा कि किसका क्या है। मैं अभी बल्कि मैसेज डाल देता हूँ कि किसका क्या नंबर आया। ओके, तो सबसे हाईएस्ट किसका है जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें सबसे हाईएस्ट नंबर। मैं तो वैसे रिजल्ट अभी मैसेज डाल देता हूँ रिजल्ट। Please send that result of test conducted. चलो ये अभी मैं रिजल्ट अभी मेरे पास आ जाएगा, हो सकता है क्लास के बीच में आ जाए या बाद में आ जाए।
ओके, हाईएस्ट मार्क्स 61 आया हुआ है। Yes, sir. ठीक है। और कितने कितने अच्छा जरा आप लोग ना अपने अपने, मैं तो पता नहीं रिजल्ट कितनी देर में आएगा, जिन बच्चों का 40+ मार्क्स से जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए जल्दी से, 40+ वाले, मतलब सभी लोग अपना मार्क्स लिख सकते हो, सभी लोग, जो इसमें शर्माने की बात नहीं बेटा, अभी बहुत समय बचा हुआ है, बहुत समय बचा हुआ है। अगर आप पढ़ोगे तो बहुत वक्त है, और नहीं पढ़ोगे तो भाई तुमको 20 साल दे दे तो भी नहीं कर पाओगे। ओके फाइन। तो इसलिए स्टिल यू हैव टू वर्क हार्डर प्लीज। अभी तक जल्दी जल्दी जो भी आपके मार्क्स से कमेंट करके बताते रहिए, जिसका जितना भी मार्क्स है, जितना भी मार्क्स है, आई डोंट नो। ओके ठीक है। वन स्टूडेंट से सर आई गॉट 40, परसेंटेज में नहीं बताइए बेटा, परसेंटेज में नहीं, मुझे वो बताइए। अच्छा 100 मार्क्स का तो परसेंटेज भी तो बराबर ही दिया है। ठीक है ओके। तो अर्शिया का वेरी गुड, हाईएस्ट मार्क्स आया हुआ है। फिर दीपिका ठाकुर है, स्वास्तिक का ठीक है 45 नंबर है। 60 अबव, अब नहीं 60 अबव कितना बेटा, 60 अबव तो 100 ही होता है। अंजना का 40 ठीक है। अच्छा आप लोग एक ईमानदारी से बात बताएं, देखिए बेटा मैं एक बार बहुत आपको साफ साफ बताऊं, सिर्फ पढ़ाने से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जब तक टीचर स्टूडेंट के बीच में एक बॉन्ड ना बने, जब तक एक पेपर और टॉपिक और सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन ना हो, फीडबैक सजेशंस का मामला ना हो, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर ना करें, और बार बार उन चीजों को रिवीजन ना हो, आपको कोई कितना भी अच्छा पढ़ा दे सिलेक्शन नहीं होगा। अब हो सकता है एक आध चैप्टर में अच्छे माहिर हो सकते, सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप टेस्ट पेपर दिए, आपको कुछ सजेशन देना हमको कि सर ऐसे नहीं ऐसे हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, सर ये ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, सर ये फला टॉपिक में ऐसे नहीं ऐसे कर दिए तो ज्यादा बेटर होगा, एनीथिंग इफ यू वांट टू से। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको देख लूंगा, क्योंकि मैं बस अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आवाज करना। ओके आई नीड योर वर्ड्स, मैं आपके वर्ड्स का इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए। एक टेस्ट हुआ, आई थिंक ये पहला है दूसरा टेस्ट है बेटा, कौन सा टेस्ट था ये? फिजिक्स का। क्लास में पढ़ते हैं, फॉलो को Which test of this physics? मुझे लग रहा है मैं वो भेजे। Yes, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या हो गया, नाराज हो गए क्या तुम लोग? ओके सर, नेक्स्ट मंथ तक ईएम वेव्स तक कंप्लीट हो जाएगा क्या? नेक्स्ट मंथ मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगस्त बाद सितंबर के एंड तक? हाँ सितंबर के एंड तक मुझे, देखिए सबसे बड़ा टॉपिक यही है मैग्नेटिज्म, जिसका हम लगभग 50-40% कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म जैसे ही कवर होगा, अल्टरनेटिव करंट भी एक थोड़ा सा दमदार चैप्टर है। तो अब देखो रे और वेव तो हमारा हो चुका है, मॉडर्न फिजिक्स बचेगा। तो सिलेबस सही चल रहा है बेटा, सीख के चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जो मैंने जैसे उसमें कई बार डायरेक्शन निकालने में प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्शन निकालना एक बार, ठीक है डायरेक्शन निकालने का मैं बता दूंगा, मैंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश की, क्योंकि थोड़ा सा ऑनलाइन मोड है। इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो बेटा ना, कोई यूट्यूब पे ना एनिमेशन वाले वीडियोस आते हैं ना, एनिमेशन वाले, तो आप ना एनिमेशन वाले कोई वीडियो है, आप टाइप करना कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, या एनिमेटेड मैग्नेटिक फील्ड, या आप टाइप करना ना एनिमेटेड द राइट हैंड थंब रूल, तो आपको बहुत अच्छे से एनिमेशन कर करके दिखा देगा वो, वहां से आप समझ जाएंगे। अच्छा बोर्ड्स में ईएम वेव्स तक आ रहा है और स्कूल में ओके ठीक है। तो देखिए बेटा मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है कि हम हर एक इंसान को ना एक टारगेट बना के चलना पड़ता है कि आप क्या टारगेट ले रहे हैं। जब तक आपका दिसंबर आएगा या नवंबर आएगा तब तक तो हम पूरा सिलेबस कवर कर चुके रहेंगे। हो सकता है शुरू में हम थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आखिर मंजिल में तो हम आपको वक्त पे पहुंचा देंगे। ठीक है, तो अगर स्कूल के एग्जाम्स में, क्योंकि हमारा टारगेट तो जेई है और हम उस लेवल के चीजों को पढ़ा रहे हैं, तो हम तो उसके हिसाब से स्पीड अपना मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर आपके स्कूल के एग्जाम्स में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो हम उसकी वजह से, क्या लगता है आप लोग को, क्या मैं उसकी वजह से अपना पेस पूरा डिस्टर्ब कर दूं? वो तो फिर आपका लॉस हो जाएगा बेटा, वो आप समझिए बात। बोर्ड्स में आप 100% मिले आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा ना तो बुरा लगेगा आपको, लेकिन
आपकी मार्कशीट गले में टांग के थोड़ी टहलोगे, Yes, sir. है कि नहीं? मार्कशीट गले में टांग के ठहरोगे क्या भाई? अल्टीमेटली तो आपसे ये पूछा जाएगा 12th के बाद किस कॉलेज में एडमिशन लिया, किस ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हो, किस इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कर रहे हो, कितने परसेंटाइल आए जेई मींस जेई उसमें एडवांस में क्या मार्क्स हैं कोई। अच्छा तुम सर बताओ, अपने भैया से अगर तुम सीनियर से मिलते हो जो पिछले साल जिन्होंने 12th किया, क्या पहला सवाल करते हो? भैया जेई में क्या किस जगह से बीटेक कर रहे हो, या फिर ये पूछते भैया आपके बोर्ड से मार्क्स कितने, क्या पूछते हो? पहली ऑप्शन। क्या पूछते हो जल्दी बताओ। या तुम्हारे पेरेंट्स अगर किसी से एडवाइस लेते हैं तो क्या किसी बच्चे का अगर वो तारीफ करते हैं तो क्या कह के तारीफ करते हैं? देखो भाई फला का बेटा आईटी में है, फला का बेटा एनआईटी में है, उसमें फला का बेटे का 97.5 परसेंटाइल का, फला का जो है 99। अबे सैलरी तुमको अगले साल मिल जाएगी क्या? अजीब बात करता है भाई। जिंदगी में अभी तुम्हें अगले साल नौकरी मिलने वाली है क्या? उसका भी टाइम आएगा, लेकिन स्टेजेस होते हैं ना लाइफ के। Yes, sir. स्टेजेस, जिस स्टेज पे आप हैं उस स्टेज की बात है, ठीक है? हाँ देखो सभी लोग जानते हैं, तो फोकस उस पे करना है जिसका मायने महत्वपूर्ण सच में है, ठीक है? बोर्ड्स की भी इंपॉर्टेंस होती है इंजीनियरिंग के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में तो नहीं होती। साफ सी बात बताऊं, मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, मेडिकल के स्टूडेंट के लिए बोर्ड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई पूछता तक नहीं। हाँ लेकिन इंजीनियरिंग के फील्ड में बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस होती है, उसके परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा थोड़ी होते हैं यार। 85 के ऊपर ले आओ बहुत है। मैं कह रहा हूँ एक बच्चा 99% ले आए और जेई क्वालिफाई ना करे वो बेकार, एक बच्चा 85 ले आए और जेई में बढ़िया परसेंटाइल ले आए वो उससे अच्छा है। Yes, sir. हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम बोर्ड्स में 50% ले आओ, वो तो खैर इतना, जो बच्चा जेई क्वालिफाई करता है ना बेटा 80 से, मैंने तो नहीं देखा आज तक कि किसी बच्चे का बोर्ड्स में 99 या 98 परसेंटाइल हो, और बोर्ड में ऑटोमेटिकली 85 के ऊपर तो रहता ही उसका। हाँ 95 नहीं रहेगा लेकिन 85 रहेगा। यस सर। तो फोकस अपना बोर्ड के, देखो एग्जाम आए, एग्जाम से 15 दिन 1 महीना पहले एग्जाम मोड में स्विच हो जाओ और उसके अकॉर्डिंग काम करो, ताकि बोर्ड्स की परसेंटेज भी इतना परसेंट टच कर जाए, ठीक है? Yes, sir. प्रैक्टिकल वगैरह आने वाले हैं, तो ये प्रैक्टिकल आप देखिए, आपके स्कूल वाले अगर मुझे सुनेंगे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ये क्या कर रहा है भाई, ये है कि नहीं? नहीं सर। प्रिंसिपल वगैरह देखो बेकार आए। जेई एग्जाम देने के लिए बोर्ड में कितने परसेंट देना, सिर्फ बोर्ड पास होना चाहिए 50% से ज्यादा पे, ठीक है? हमारे बोर्ड में सब डेरिवेशन आते हैं न्यूमेरिकल। बेटा ये बताओ क्या मैंने डेरिवेशन नहीं कराया है क्या? कराए सर। क्या मैं कोई फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ? नहीं सर। एक भी फॉर्मूला बताओ जो मैंने डायरेक्ट लिखा है? कोई? क्या बर्ड-सेवर्ट लॉ का जो स्टेट वायर का फॉर्मूला है μ0/4πI/sin, उसको डिराइव नहीं कराया है? कराया मैंने डिराइव नहीं कराया है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा इनसाइड? क्या मैंने I = V ना डिराइव नहीं कराया है? यही डेरिवेशन बोर्ड। फर्क ये है कि बोर्ड वाले डेरिवेशन करा के चुप हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और उसी को रटाते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन तो हमारे लिए बच्चा है, क्या है? बाबू। हम डेरिवेशन करा के उसको समझाते हैं, उसके बाद उसके फॉर्मूले को याद करते हैं। डेरिवेशन हमें समझ में आ रहा है उसको भी 1-2 बार देगा, फिर उस फॉर्मूले पे बेस्ड हम कई सारे कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है? एक भी फॉर्मूला तुम मुझे दिखा नहीं सकते जो कि मैंने हाँ, अगर वो कभी कोई फॉर्मूला ऐसा होगा जिसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है या डेरिवेशन बहुत ही बेकार सा है, तो फिर मैंने कहा स्किप करा दिया होगा, लेकिन याद रखो जो स्किप कराया ना मैं लिख के दे सकता हूँ, बोर्ड में भी नहीं आया। इतना तजुर्बा है, ठीक है? चलो तो ये बात हो गई। तो विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है, विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हम अपनी गुलेल कहाँ उछालना चाहते हैं। अगर अपनी गुलेल का उछाल मेरे पास सही नहीं है, कहीं भी मारेंगे ना तो फिर गुलेल का गोली जो है बहुत दूर तक नहीं जाएगी, गिर जाएगी पास। Yes, sir. सर मेरे पापा तो मेरे से भी से कंपेयर करते हैं, मैं समझा नहीं आपको। मेरे भाई से भी क्या होता है यार? कंपटीशन इज वेरी, हाँ
competition is very important. There are two things in your life which makes you energetic. वो क्या दो चीजें? Competition and criticism. क्या क्या बोलना मेरे साथ? कंपटीशन एंड क्रिटिसिज्म. अगर तुम्हारे जीवन से कंपटीशन और क्रिटिसिज्म निकाल लेना तो तुम बिल्कुल सड़े हुए आलू की तरह पड़े रहोगे. कंपटीशन एक ही चीज है जो तुम्हें जगाती है, जो तुम्हारे अंदर एनर्जी लेके आती है. ठीक है. अच्छा, मैं एक बात बोलूंगा, हो सकता है कुछ लोग को ये बात बुरी लग जाए. मैं ये बात यूनिवर्सल नहीं बोल रहा हूँ. कुछ लोगों की सरकारी नौकरी टाइप की चीज लग जाती है. सभी सरकारी नौकरी वालों को नहीं बोलना प्लीज, मेरे बातों को अदरवाइज मेरे क्लर्क टाइप के कुछ लोग होते हैं, बिल्कुल बाबू जाके बैठ जाते हैं. आप ये देखोगे वो कुछ नहीं करते. क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में कंपटीशन नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है. तो क्या उनको आप देखोगे बिल्कुल सुस्त पड़ गए, कोई चाम नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई जुस्तजू नहीं, है ना. अच्छा, दूसरी चीज क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि बेटा तुम्हारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को दूर करो. तो बेटा अगर आपके पापा किसी से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उसको एक तौर पे एनर्जी का सोर्स लीजिए. उसको आप जो है, योर फादर इज नॉट योर एनिमी, ही इज द बेस्ट योर फ्रेंड. आपके पक्के दोस्त से भी पक्के दोस्त है, समझ रहे हैं. और वो तो आपके ऊपर जान माल खर्च, पैसे भी खर्च करते हैं. तो टेक इट पॉजिटिवली. तो इस एज पे, लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि आप पूरी जिंदगी कंपटीशन में बस कंपीट करते ही रह गए. वो भी गलत होता है कि नहीं. पता चला पापा मम्मी दिन भर बस कंपटीशन ही कराते रहे. उतना भी नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए जितना मतलब बैलेंस वे में चीजों को होना चाहिए. ठीक है सर, मतलब ये बोल रहा है कि हमारा बोर्ड वाले पता नहीं ज्यादा न्यूमेरिकल क्यों नहीं डालते, बस 10-15 साल से सेम डेरिवेशन डालते रहते हैं. डेरिवेशन इन बट न्यूमेरिकल इज आल्सो. देखो बेटा, एक बात बताएं, बोर्ड का पैटर्न और कंपटीशन के पैटर्न में डिफरेंस है. इसीलिए तो जो बच्चे बोर्ड में टॉप कर लेते हैं जेई में टॉप नहीं कर पाते. कुछ तो डिफरेंस है ना. यस सर. डिफरेंस अगर ना होता तो आप जो है, आपको क्यों जरूरत महसूस होती अलग से ये क्लास करने की? बोलो. यस सर. मैं मतलब गलत बोल रहा हूँ तो? नो सर. अच्छा, ये पूरे सिस्टम में डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है बेटा? सिस्टम में डिफरेंस है. उसका पेपर उठा लो, उसका पेपर उठा लो, है कि नहीं? यस सर. तो आपको जो आपका टारगेट है उसके हिसाब से आपको करना. ठीक है सर, आप चैप्टर 1-2 का टेस्ट पेपर भी रिवाइज कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे. ऐसा करते हैं, थर्सडे को ले लिया जाए क्या? यस सर. थर्सडे को ले लेते हैं ना, थर्सडे को ले लेते हैं. यस सर. आप जो है एक बार मैं अभी आपके सामने मैसेज डाल दूं क्योंकि भूल जाता हूँ. चलो, अब 10-15 मिनट मेरे पास बचा हुआ है. चैप्टर 9 एडिशन का सर प्लीज सेंड. ये टेस्ट 3 था क्या आपका कि टेस्ट 1? सॉरी, टेस्ट 2 था. ओके. ठीक है, चलो. तो बहुत हो गई बड़ी बड़ी बातें, अब आते हैं काम की बात. आवाज आ रही क्या बेटा मेरी? यस सर. यस सर. ओके, एक काम करता हूँ, इसको बंद करता हूँ. ठीक है बेटा, चलो. तो टेस्ट पेपर डिस्कस हो गया. हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे. मैं पहले फटाफट फॉर्मूला लिख दूं. अच्छा, जिन लोगों के बेटा कम मार्क्स आए हुए हैं वो निराश ना हो. कंपटीशन एंड क्रिटिसिज्म याद रहेगा क्या ये डायलॉग? कंपटीशन एंड criticism, they are two very important things which make you moving in your life. तो कंपटीशन भी होना चाहिए लेकिन बैलेंस में. पता चला बस मैं आपकी बुराई करता रहूं तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है ना. यस. ठीक है, तो एक वर्ड और यूज कर देते हैं, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म एंड एप्रिसिएशन. अब सही है? यस.
कंपटीशन भी हो, क्रिटिसिज्म भी हो, और जब इंसान अच्छा काम करे तो उसको एप्रिसिएशन भी हो। अप्रिशिएट भी करो। हाँ, ताकि उसको पता चलता रहे कि वेयर आई वाज राइट, आई एम बीइंग एप्रिशिएटेड फॉर दैट। यार ये Yes. तो मैंने एक डायलॉग बना दिया। यस सर। अपने नाम से पेटेंट करवा लूं क्या? करवा लो सर। सही बात है, लिखता हूँ बड़ा बड़ा, यूट्यूब पे एक वीडियो बनाता हूँ भयंकर म्यूजिक के साथ है, सर मोटिवेशन। आप यूट्यूब पर वीडियो क्या चीज? मोटिवेशनल वीडियो डाला करो। वगैरह एक्सेट्रा। अच्छा, तो बेटा वो करेंगे ना तो फिर ये नहीं कर पाएंगे जो हम कर रहे हैं। खैर, हफ्ते में एक बार। वैसे मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, मैं वहां पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं यहाँ पे आपको उसका नाम नहीं बता सकता। चैनल नेम हाँ? बता दो प्लीज, चैनल का नहीं, नाम बता दो। नहीं, मैं आपको यहाँ पे तो वो नाम नहीं बता सकता, बिकॉज मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियोस उस पे पढ़े हुए हैं, नीट के पिछले साल के पेपर्स हैं। तो चैट बॉक्स में कर दो एक बार सेंड। चलिए कभी बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक परमिशन, देन ओनली आई विल टेक। ठीक है, ओके चलो बेटा। तो हमने देखा था एक स्ट्रेट वायर की वजह से, एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो है, और आपको बताऊं मैं अभी मैंने पिछले हफ्ते क्लासेस, अभी तो मैं नहीं ले रहा हूँ क्लासेस, तो कंटिन्यूस मैंने क्लास ली थी 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक, और उस पे 106 लड़के लाइव थे लगातार। ठीक है, माशाल्लाह, मतलब अच्छे खासे उस पे ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स भी। ठीक है, चलो आते जल्दी इस पे देखें, बहुत हो गया। ये क्या था मेरा 5-2, ये क्या था 5-1। तुम लोग आज बड़ा लो एनर्जी में टेस्ट पेपर देख के निराश हो गए क्या? कंपटीशन, क्रिटिसिज्म एंड एप्रिसिएशन जो हो गया, अभी बहुत टाइम है अगर पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था μ0/4 I/a, या डिस्टेंस जो भी कहना चाहो, ब्रैकेट में आ गया था sin phi2 प्लस sin sin phi2। phi2। एक चीज तो ये आ गई थी। दूसरा फॉर्मूला आया था क्या, r c से क्या, ये वाला ना सर्कल के सेंटर पे फॉर्मूला क्या आया था, μ0 I/2r। ठीक है, और अगर सेमी सर्कल लिया, सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पे फॉर्मूला कितना आया था, μ0 I/4r। इसका आधा हो जाएगा क्या? ठीक है, और अगर आपने कोई आर्क लिया था, उस आर्क का जो है लेंथ जो है अल्फा था, मान लो एंगल अल्फा था, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता सकता है कोई, μ0 I अल्फा अपॉन 4r 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था बेटा। आई थिंक 4r था 4 पाई आर था, अल्फा का एंगल। ठीक है, Yes. ओके। तो एक काम, आसान हो गई है, मुझे नमाज भी पढ़ना होगा, क्लास भी ओवर होने वाली है। एक काम करते ना, तो ये फॉर्मूले तो मैंने रिवाइज करा दिए इस क्लास। आई होप ये फॉर्मूला, 3 ही फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा, इसी पे सारा डेरिवेशन है। इसके पहले हमने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा था, QV क्रॉस B, रेडियस ऑफ सर्कल, वो सारी चीजें। तो ये 3-4 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में दिए थे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। आई होप आपने कर लिया होगा। तो मैं कल की क्लास में इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ। आवाज आना तो ठीक है, बाकी हम कल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके Yes, sir. ओके। तो आई एम मेकिंग स्टूडेंट होस्ट। कशिश सर किसकी क्लास है बेटा? शारिक सर की अभी नहीं आया ना? तो शादी करके ओके ओके, लेट मी मेक, ऊपर दीपिका का नाम है, दीपिका को मैं होस्ट बना रहा हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में बेटा। ओके, यस सर। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।